अब हम बिहेवियरिज्म पे ना डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि कुछ बिहेवियरिस्ट ने ना इसके ऊपर कैसे जो है वो काम किया है। जैसे आपने वो स्कूल्स ऑफ थॉट वाला लेक्चर लिया होगा, तो बिहेवियरिस्ट जो है या बिहेवियरिज्म जो है, इट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। इसका जो बानी है वो कि हम मानते हैं जेबी वॉटसन को। अब इस पे काम तो पहले से हो रहा है, लेकिन इसको एक इसमें एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर आई जिसने इसको बाकायदा ही एक स्कूल का दर्जा दे दिया, तो वो जेबी बॉटसन है। जो जेबी बॉटसन ने ना 1924 में एक ऐसे लिखा, एक बुक लिखी जिसका नाम ही उन्होंने बिहेवियरिज्म लिखा। ठीक है, तो वहां से हम या हमें पड़ता है कि ये जो चीज है वो शुरू हो चुकी है। अब जेबी वॉटसन जो था वो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइवन पॉवलव, अ रशियन फिजिस्ट, रशियन बंदा था। और इस वॉटसन के स्कूल को, थॉट को फिर आगे बढ़ाया, उस बंदे का नाम है बी एफ स्किनर। तो हमने इन तीनों को पढ़ना है। इसको ना 1904 में फिर नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी आपने याद रखना। ये रशियन जो बंदा है। अच्छा, इसमें ना इन तीनों की थीरीज को हमने एक एक करके पढ़ा। अब आप इन तीनों की थीरीज को जो है वो अपने पास लिखते जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे कलम निकाल के बैठ जाएं, आप इनको लिखते जाएं। तो सबसे पहले तो हमने ना, मैं आपके साथ बिहेवियरिज्म वालों के ना, जो बिहेवियरिस्ट हैं, इनके ना जो बिहेवियरिज्म को बिलीव करते हैं, इनकी मेजर डायमेंशंस को पहले भी हमने पढ़ा। उसको अब ना मैं दोबारा इनकी जो एजम्पशंस हैं उनको, या इनके प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको मैं एक दफा फिर आपके लिए लिखता हूँ। नंबर वन ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं ना कि लर्निंग क्या है, लर्निंग को ये डिफाइन कैसे करते हैं, अगर हम पूछें कि एक बिहेवियरिस्ट जो है उसकी नज़र से लर्निंग क्या है, तो ये कहते हैं लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। अगर आपके बिहेवियर में चेंज आती है तो दिस इज द लर्निंग। तो चेंज इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। अगर आप पूछते हैं कि लर्निंग क्या है एक बिहेवियर से, वो कहेगा कि जी अगर लर्निंग चेंज लाती है बिहेवियर में तो वो लर्निंग है। ठीक है जी। उसके बाद ये कहते हैं, इनके हमें जितने भी थ्योरीज मिलती हैं ना, उन्हें में एनिमल का टच मिलता है। ये कहते हैं एनिमल और ह्यूमन ये एक ही तरह से सीखते हैं, इनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन या इनकी चेंज या इनकी लर्निंग एक ही जैसी है, मिलती जुलती है। तीसरे नंबर पर कहते हैं कि लर्निंग जो है ना इज ऑलवेज मेड फोर्सफुली, या आप कहो मैकेनिकली। यानी कि आप लर्निंग को करवाते हैं, लर्निंग होती नहीं है, लर्निंग को करवाया जाता है। अब फोर्सफुली से मुराद ये कहते हैं कि अगर आपने लर्निंग को करवाना है ना, तो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। या इसको थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म में करें कि अगर लर्निंग पे आपका बिलीव, आप चाहते हैं कि लर्निंग को करवाया जाए, तो उसको फैसिलिटेट करता है सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। और चौथे नंबर पे कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है ना वो टेबुला रोसा है, एम्प्टी स्लेट है, एम्प्टी स्लेट है। इस पे जितना भी कुछ लर्न होगा ना, वो आप जो भी उसको इनकाउंटर्स मिलेंगे ना, स्टिमुलस मिलेंगे इन्वायरमेंट से, उनकी बुनियाद पर उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो उसके बिहेवियर को शेप करता जाएगा और उसके माइंड पे आता जाएगा। अब ये जो टेबुला रासा है ना, ये एंशियंट टर्म है, ग्रीक्स में से प्लेटो ने जो है वो ये टर्म दी थी। और उसके बाद एक 15th सेंचुरी का फिलोसफर है लॉक, उसने भी इस पे बिलीव किया है कि जी माइंड टेबुला रासा होता है। तीसरे नंबर, अगले आगे चलते हैं। इसके बाद वॉटसन का बड़ा मशहूर बयान है, इन ऊपर वाली सारी चीजों को बयान करता है। वॉटसन कहता है गिव मी हेल्दी चॉइस।
I can make them whatever I want to, मैं जो भी चाहूंगा उन्हें बना दूंगा, मुझे सिर्फ हेल्दी चाइल्ड है। तो इट मींस ही इज बिलीविंग ऑन फैसिलिटेटेड लर्निंग। ये कहता है बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है, बिहेवियर में चेंज लाई जा सकती है, अपनी मर्जी की चेंज लाई जा सकती है। तो अच्छा, अब इसके साथ जो, तो मैं पीछे एक बंदे का जिक्र करना भूल गया, तो वो है थॉरनडाई, पीएफ स्किनर, थॉरनडाई एंड स्किनर, ये तरतीब बनती है। वॉटसन, थॉरनडाई एंड बीएफ स्किनर। और इस ये जो वॉटसन है असल में जो रशियन पावलव है ना, उससे ये मुतासर है। तो ये इनकी तरतीब है, 1 2 3, इस तरह से इन्होंने काम किया है। और स्किनर के जाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बिहेवियरिज्म जो है वो इतना फेमस नहीं रहा। आज भी उसकी लॉज मौजूद है, उसकी प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल होता है, लेकिन इतना मशहूर नहीं रहा। फिर उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ फिलोसफी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी ने उसको इन्फ्लुएंस किया, जो हम लेटर स्टेजेस के ऊपर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं जी। अब ना आगे मैं आपको ना पावलोव से शुरू करते हैं कि असल में जब उसने इनको इन्फ्लुएंस किया ना जी, वो था क्या, उसका इन्फ्लुएंस था क्या, वो क्या चाहता था, मतलब वो है बंदा क्या है जी, कि वो जिसने इतना इन्फ्लुएंस किया उसने किया क्या। उसकी जो थ्योरी है ना, उसको बोलते हैं क्लासिक या क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। और इस क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर असल में उसने क्या किया है, उसने ना एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया और दो टर्म्स को मजीद एक्सप्लेन किया है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, जो आप इन्वायरमेंट से दिया जाता है किसी जानदार को, किसी सब्जेक्ट को। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे को जो है वो बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, आप उसको छोटा सा जाके काटते हैं, तो जो आपका काटना है ना जिसकी वजह से, तो वो आपका स्टिमुलस है। और आगे से जब वो जो रोना शुरू कर देगा, दैट इज हिज रिस्पॉन्स। तो ये कहता है कि ना जी, नेट दो तरह के स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेज। अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे कुत्ता है, उसको आपने खुराक खिलाई है, उसके सामने आपने खुराक रखी है, तो उसको आपने खुराक देते हैं आप, तो अक्सर जब वो खुराक आती है तो उसके जानवर के मुंह में ना एक सैलीवा आ जाता है, ठीक है, वो एक रतूबत सी बहनी शुरू हो जाती है। तो ये जो खाना है ना, ये उसका स्टिमुलस है, और उसके मुंह में खुद ब खुद जो है वो एक सेलिवा आ जाता है और रतूबत आ जाती है, ये उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो ये अनकंडीशनल है, मतलब हमने नहीं किया, ये नेचुरली मौजूद है। और ये भी शायद नेचुरली इसलिए मौजूद है कि नेचुरल लॉज की मदद से इनका एक कनेक्शन बन चुका है कि खाना आता है तो जी उसको पता है कि खाना मजेदार है, खाने से मेरी भूख मिटती है, उसके मुंह में फौरन वो तो पता है। और ये जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, इसकी बेस पे वो कहता है कि आप कंडीशनल रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशनल स्टिमुलस लगा के। उसने कैसे किया, उसने ये किया उसने ये किया कि खाना जब भी वो देता है तो साथ में घंटी बजती है।
वो इस एसोसिएशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि बार बार कुत्ते को जब भी खाना मिलता है, पहले घंटी बजती है, साथ खाना मिलता है, तो उसके मुंह में रतूबत तो आ रही है। तो अब ना सम एक ऐसे मौके पे आप जाएंगे जब सिर्फ घंटी बजेगी, खाना उसके सामने नहीं आया, वो घंटी की आवाज पे ही वो सैलिवा उसके मुंह में आ जाएगा। वो कहता है कि ये जो है ना, अब जो घंटी जो है ये स्टिमुलस, ये कंडीशनल स्टिमुलस था, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स बन चुका है। डिफरेंस समझ आया? अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स नेचुरल, उसकी बुनियाद पे आप आर्टिफिशियल कंडीशनल रिस्पॉन्स और स्टिमुलस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको मैं मजीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के इसके ऊपर ना आप चार टर्म्स लिखे हैं अपने पास। एक टर्म लिखी एक्विजिशन, नंबर टू लिखें जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन के साथ आप लिखें डिस्टिंक्शन, और चौथे नंबर पे आप लिखें एक्सटेंशन। और पांचवें नंबर पे लिखें स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब देखें जी, वो ना, अब उसकी अब मिसाल समझें। उसने ना कुत्ते को 6 बजे एएम खाना दिया है, साथ में बेल बजा, 2 घंटे बाद उसने फिर दिया, उसने बेल बजा दी। ये वो कई वीक्स करता रहा। अब जो कुत्ते ने ना लर्न कर लिया है कि जो बेल और खाने का ताल्लुक है ये मौजूद है, जब भी खाना आएगा बेल बजेगी। तो ये उसने जो लर्न एक्वायर कर ली कि जब बेल बजेगी इसका मतलब है खाना आएगा, ये उसकी एक्विजिशन है। अब उसने इस प्रोसेस को एक लर्निंग कर ली है कि मुझे ये हासिल होगी, ये चीज, ये लर्निंग है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये एक्वायर हो गया उसको। अब ना जो जनरलाइजेशन है ना जी, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का मतलब है कि अब उसने क्या किया है कि यहां पर ना उसने मुख्तलिफ टाइम क्रिएट किए, 10 AM, 12 हो गए, फिर 2 हो गए। इसने यहाँ पर एक बेल बजाई, यहाँ पर दूसरी बेल बजाई, यहाँ पर जब खुराक दी ये तीसरी बेल बजाई, यहाँ पर खुराक दी तो फिर इसने पहली बेल बजाई, पहली टाइप की बेल बजाई। इस तरह से ये बदलता गया, लेकिन हर बेल बजने के साथ ना खाना आ जा रहा है। तो इस यहाँ पर जो लर्निंग का स्टेप हो गया ना, ये जनरलाइजेशन हो गया। कुत्ते ने कहा कि बेल का कोई ताल्लुक नहीं है किसी खास बेल का, कोई भी जब आवाज पैदा होगी ना उसके साथ खाना आएगा। इसने एक नए अंदाज से लर्न कर लिया, ये उसने जनरलाइजेशन के स्टेप पे आ गया कि भाई इसका खुराक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो किस चीज से है कि बस कोई भी घंटी बजे बस खाना आ जाएगा। अब आप सपोज करें कि उसने तीसरा मरहले में गया, वो कहता है कि नहीं जी, ये जो दूसरी बेल बजेगी इस पे खाना नहीं आएगा, तीसरी बेल बजेगी इस पे खाना नहीं आएगा, जब ये पहली टाइप की बेल बजेगी ना इस पे खाना आएगा। ये उसने हफ्तों ये प्रैक्टिस की। तो कुत्ते ने कहा कि नहीं भाई, इसका ताल्लुक सारी बेल्स के साथ नहीं है। उसके बिहेवियर में फिर मॉडिफिकेशन आ गई, चेंज आ गई। उसने कहा इसका सारी बेल्स के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका जो वो फर्स्ट नंबर वाली मखसूस बेल है उसके साथ खाने का ताल्लुक है। जब वो बजती है फिर जो है वो खाना आता है। इस लर्निंग प्रोसेस को लेवल को कहते हैं डिस्टिंक्शन, जिसमें वो तमीज करना शुरू कर देते हैं। अब एक और मरहला उसने शायद किया, तो मरहला जी अब सपोज करेंगे ये किया कि उसने ना जब बेल बजाई खाना नहीं दिया, जब खाना दिया उस वक्त बेल नहीं बजाई, जब खाना दिया उस वक्त बेल नहीं बजाई, जब बेल बजाई उस वक्त खाना नहीं दिया। तो कुत्ते ने कहा कि ये जो बेल का कुत्ता एक नई चीज लर्न करेगा। उसने जो पहले वाला है उसका लर्निंग खत्म हो गई, उसने कहा नहीं इसका घंटी से कोई ताल्लुक। अब वो हफ्तों जब उसने ये देखा
कि जब बेल बजती है उस वक्त तो खाना नहीं आता, जब खाना आता है उस वक्त बेल नहीं बजती। तो यहाँ पर आके ना जो लर्निंग है ना उसने जीरो कर दी, उसने कहा नहीं, आवाज का, घंटी का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको कहेंगे एक्सटेंशन, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। ये लेवल ऑफ लर्निंग एक्सटेंशन। अब दोबारा से आप इस स्टेज पर आएंगे कि आपने बेल के साथ खाने को फिक्स कर दिया, दोबारा दोबारा बेल को खाने के साथ फिक्स कर दिया। यहाँ पर ये जो है ना, इस दोबारा से कुत्ते ने कहा कि बेल का खाने के साथ ताल्लुक है, इसको आप कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जल्द रिकवरी, जल्दी रिकवरी। अब ये जब आप इसको लर्निंग पे अप्लाई करते हैं ना तो वो ये बनता है, लर्निंग पे जब अप्लाई करते हैं आप कहते हैं कि जब पहली दफा सीखना होता है इंसान सीख जाता है, फिर जब सीखने के बाद वो जर्नलाइजेशन करता है, फिर एक मौके पे वो तमीज करना शुरू कर देता है, फिर एक दफा ऐसा होता है जब आप काफी अरसे उस लर्निंग को एक्सपेरिमेंट नहीं करते या उस लर्निंग के हवाले से आप नहीं जाते, उसको दोबारा नहीं देखते, तो आपका जो लर्निंग है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब दोबारा से आप उसी चीज को जो है वो लर्न करना शुरू करते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं लगता जितना आपको पहली दफा लगा था, एक्सटिंक्शन एक्विजिशन करते हुए लगा था। अब आप जल्दी स्पॉन्टेनियस रिकवरी कर लेते हैं जो आपने पहले सीखा होता है। तो वो इसके लिए हम एक ग्राफ जो है वो बना सकते हैं, वो ये होगा कि ये आपका अगर जो है वो लेवल ऑफ लर्निंग है ना, और ये आप टाइम कह दें, तो आप कहें कि आपने ना पहली दफ़ा जब लर्न किया, एक्वायर किया, फिर वो आप जर्नलाइजेशन की तरफ आ गए, फिर यहाँ पे आके ना आपके एक्सटेंशन आ गया, जीरो पे नहीं आते, कुछ ना कुछ आपके जहन में रहता है। यहाँ से आपने दोबारा रिकवरी करना शुरू की तो अब यूं जाएंगे, आप यूं नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल सीधे जाएंगे, जल्दी जाएंगे, जल्दी जो लर्निंग करेंगे। तो ये एक इसकी एजुकेशन के ऊपर अप्लाई होती है, एजुकेशन के ऊपर इसकी लर्निंग। अब अब इसके बाद आप चलते हैं जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो करो, फिर आगे जो है वो उसको करते हैं नेक्स्ट थॉरनडाइक के ऊपर जाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू आस्क। ओके, ओके चलो थॉरनडाइक। अब ये जो थॉर्नडाइक है ना, मैंने आपको बताया था कि असल में ना ये जो बंदा है ना जी, ये है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर। यहां से निकली एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसने ना इसने, ये वॉटसन का स्टूडेंट है, और इसने जो थ्योरी दी है ना उसको कहते हैं लॉज ऑफ लर्निंग। और इसकी थ्योरी को आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इस जो लॉज ऑफ लर्निंग है, ये एक समझ लें कि ओवरऑल स्पेक्ट्रम है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो इसकी एक 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 थ्योरी का नाम, जो प्रैक्टिकली आप इसकी थ्योरी को देखते हैं जब ये प्रॉपरली उसको थ्योरी को पेश करते हैं। अच्छा, जो लॉज है ना ये इसने दिए नहीं बेसिकली, इसका काम सिर्फ ये था, इसने ना सिर्फ उनको कंबाइन किया है, कलेक्ट करके एक जगह पेश किए हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन साथ दी है, अपनी रिकमेंडेशन साथ दी। अब इसके जो लॉ ऑफ लर्निंग है ना जी, वो आपको मजेदार लगेंगे, तीन लॉज हैं इसके, वो आप अपने पास लिख लें। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस के साथ आप लिखें लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और लॉ ऑफ प्रैक्टिस के साथ लिखें लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीन, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि लॉज में ये कहता क्या है। नंबर वन, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि अगर बच्चा, लर्नर आपका रेडी नहीं है,
तो आप उसको लर्निंग नहीं करवा सकते, सिंपल दैट। नो रेडी, नो लर्निंग। अच्छा भाई, रेडी जो है वो कहाँ कहाँ होना है, किन किन हालतों में? तो नंबर वन ये कहता है कि जी आपका जो बच्चा है ना जी, वो फिजिकली रेडी होना चाहिए। अब फिजिकली रेडी से मुराद आपकी क्या हो सकती है, मतलब वो इल ना हो, वो जो है वो फिजिकली ठीक हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, फिजिकली तैयार हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कहेंगे जी कॉग्निटिवली रेडी, वो जहनी तौर पर भी तैयार है। कॉग्निशन कहते हैं दिमाग के साथ ताल्लुक, जहनी तौर पर भी तैयार है, दिमागी तौर पर भी तैयार है। सोशली रेडी है, वो चाहता है सीखना, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स, वो सोशली भी रेडी है, उसका सोशली रेडी होना भी जरूरी है। वो सोशली भी चाहता है, समाजी तौर पे भी वो सीखना चाहता है, समाज के नुक्ता नज़र से। सोशियोलॉजी की जुबान में अब कहेंगे कि वो एक सोसाइटी के बावकार फर्द के तौर पे सीखना चाहता है। इमोशनली, वो इमोशनली भी रेडी। लर्निंग इज क्वाइट नियर टू हिज इमोशंस, और वो इमोशनली अटैच है और वो चाहता है कि इनमें से जितने लेवल कम होंगे लर्निंग उतनी स्लो होती जाएगी। अगर कोई भी किसी भी तरह से वो रेडी नहीं होगा तो बिल्कुल लर्निंग नहीं होगी। अगर वो सब में ठीक तरह से रेडी है तो लर्निंग मौसर होगी। ये उसका पहला लॉ ऑफ लर्निंग है। दूसरा लॉ ऑफ लर्निंग क्या है उसका? दूसरा लॉ ऑफ लर्निंग है ये उसका लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ये सिंपल ये कहता है कि जब आप रेडी हैं, उसके बाद जब बच्चा लर्न करता है तो आप जितनी प्रैक्टिस देंगे उतना वो ज्यादा लर्न करेगा। सिंपल, जितनी प्रैक्टिस देंगे उतना वो लर्न करेगा। इसके साथ आप ना दो चीजों को और एसोसिएट कर लें, यूज डिसयूज। जिस चीज को आप प्रैक्टिस करते हैं उसकी लर्निंग आपकी लस जाती है। जिस चीज को, जिस स्किल को, जिस नॉलेज को, जिस चीज को आप लर्निंग करना छोड़ देते हैं वो आपकी लर्निंग जो है वो माइनस में चली जाती है। मिसाल के तौर पे आपने एफएससी जब की थी आपको मैथ आती थी, आज आपका छोटा भाई, आपने उसके बाद मैथ पढ़ी नहीं है, आज आपका छोटा भाई आपके पास आता है मुझे मैथ का सवाल समझा दे, आपको नहीं आता। अगर आपने अभी फ्रेश इंजीनियरिंग करके आए हैं तो आप समझा देंगे, अगर आपने फिर मैथ पढ़ी नहीं है तो आप नहीं समझा पाएंगे। दैट सिंपल। तीसरे नंबर पे आ जाओ जी, लॉ ऑफ अफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है? इस लॉ को आप इस जुबान में भी कहेंगे कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, ये आप इसको कहेंगे रीइंफोर्समेंट का लॉ भी कह सकते हैं। अब इसमें ना असल में है क्या कि आपका लर्निंग को बार बार करने का, किसी काम के बार बार करने का इन्हिसार इस बात पर है कि आपने उस काम से ना आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, आपको प्लेयर मिली है कि पेन मिली है, आपको पॉजिटिव थिंग मिली है या नेगेटिव थिंग मिली है। अगर आपको पॉजिटिव मिलेगी आप उसको दोबारा करोगे, अगर आपको प्लेयर मिली है, आपको बेनिफिट मिला है, आप उसको दोबारा करोगे, अगर इस नहीं मिला तो आप नहीं करोगे। तो लर्निंग में जो चीज आपके लिए सूदमंद साबित हुई आप उसको दोबारा यूज करोगे, अगर सूदमंद साबित नहीं हुई, फायदा नहीं हुआ, आप उसको नहीं करोगे। तो इसमें ना दो हवाले हैं। अगर आपकी जो लर्निंग है उसका इफेक्ट पॉजिटिव है तो जनाब आप जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना, इसका मतलब है कि आप वो काम जो है ना बिल्कुल ठीक। और अगर नेगेटिव है तो आप उस काम को विल नॉट डू अगेन। ठीक है। अब इसके लिए आप टर्म यूज करेंगे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पॉजिटिव इफेक्ट रिवॉर्ड देता है, नेगेटिव इफेक्ट पनिशमेंट देता है, और पनिशमेंट की वजह से लर्निंग इफेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे आपने ना एक बच्चा है, उसने किसी सुराख में हाथ डाला है, उसको वहां से मिठाई मिल जाए, फ्रूट मिल जाए, तो वो उसके लिए वो दोबारा भी किसी हाथ डालेगा उस सुराख में जाके, उस कैब में जाके, उस टैब में जाके, उस
मेज में जाके, दराज में जाके, अगर वहां से उसके हाथ में कुछ चुभ जाए, उसको पेन हो, तो वो दोबारा नहीं डाले। दैट्स द लॉ ऑफ इफेक्ट। अब ना इसकी मिसाल आप ये भी ले लें कि जो इसी तरह कोई सब्जेक्ट है, आपको टीचर है, कोई आप अपनी यूनिवर्सिटी में क्लास ली है, आपको अब उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दिए हैं, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आपको टीचर अच्छा मिला, तो आप उसमें फिर आगे आप कहते हैं कि मैंने तो अपना कैरियर ही इसमें परस्यू करना है, नहीं तो नहीं करना। इसी लॉ के ऊपर ना जो बीएफ स्किनर है ना, उसने जो अपनी थ्योरी डेवलप की है ना, वो इसी थर्ड लॉ के ऊपर की है, जो हम अब उसके साथ जाके जब जब उसको देखेंगे तो हम उसको करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताएंगे आप। कल बीएफ स्किनर, परसों इंशाल्लाह बीएफ स्किनर।